हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज से करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें पिछले 8-9 महीनों के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। जनवरी 2021 से लेकर लेटेस्ट सितंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। कुल मिला के 3 से 4 वीडियो आएंगे और प्रत्येक वीडियो में आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 300 प्लस क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। जो लोग नोट्स बना सकते हैं वे करंट अफेयर्स के नोट्स बना लेंगे और जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, PDF से पढ़ना चाहते हैं, तो PDF प्राप्त करने के लिए वो 50 रुपये उनको फ़ी पे करनी होगी। पेमेंट की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पर आपको सारी डिटेल दी जाएंगी। PDF इसी प्रकार की रहेंगी। कुल मिलाकर 3 PDF आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और अलग से डिटेल्ड आंसर की होगी, यानी केवल ऑप्शंस नहीं होंगे आंसर की में, बल्कि आपको व्याख्या सहित उत्तर मिलेंगे। और इस तरह के टेस्ट के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये PDF आपको दी जाएंगी ताकि आराम से आप टेस्ट दे सके। टेस्ट से आप ज़्यादा स्पीड में सीखते हैं तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी पुख्ता हो, इसलिए मेरी सलाह आपसे यही है कि आप इन PDF को ज़रूर प्राप्त करें। फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पे ना कर पाएँ, केवल 50 रुपये आपको पे करना है। आपको 300 प्लस क्वेश्चन की PDF मिलेगी। कुल मिला के 3 PDF आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लियर हो गया? तो अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को और वहीं पर आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेगासस स्पाईवेयर द्वारा जासूसी का मामला अभी हाल ही में विवादों में रहा। यह सॉफ्टवेयर डिवाइस विकसित किया गया। तो आपको बताना है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश के द्वारा विकसित किया गया। आपने अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि विपक्षी नेताओं ने, पत्रकारों ने, जो वर्तमान में सत्ता दल पार्टी है उस पर इल्ज़ाम लगाए कि उनके फ़ोन को टेप किया जा रहा है पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा, ठीक है। इस तरह की शिकायतें विश्व के अन्य देशों में भी थीं। इस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा तैयार किया गया? तो आपका उत्तर होगा इजराइल के द्वारा। इजराइल की एक स्पाईवेयर कंपनी है NSO, जिसने इस पेगासस नामक स्पाईवेयर को तैयार किया। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा हज में शामिल होने वाली महिलाओं हेतु पुरुष अभिभावक यानी गार्जियन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा सऊदी अरब। इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। विकल्प में आपको भारत देखने को जरूर मिलेगा। भारत इसका उत्तर नहीं है, बल्कि क्या उत्तर है? सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम रैंक पर है। इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को दिया गया है 135वां स्थान। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP के द्वारा। टॉप स्थान किसने प्राप्त किया है? आइसलैंड ने। 2008 से लगातार ये वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। आखिरी स्थान अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान को। भारत का स्थान 135वां है। कुल 163 देशों को इस सूचकांक में रैंकिंग प्रदान की गई। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में देश के 100 शहरों में इंदौर एवं सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले बात करेंगे स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो मंत्रालय का नाम है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें 100 शहरों को रैंकिंग प्रदान की है, जिसमें टॉप किया संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत ने, ठीक है। राज्यों को पहली बार रैंकिंग दी गई, उनके शहरों की क्या स्थिति है इस आधार पर। और इस मामले में किसने टॉप किया है? उत्तर प्रदेश ने। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सबको इस सीरीज में कवर किया गया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके साथ आप याद रख सकते हैं स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में ही जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का, इस शहर को कोविड इनोवेशन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। वाराणसी के साथ महाराष्ट्र का कल्याण और डोंबिवली भी शामिल है। तो आपको ये सारी डिटेल्स याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की वह महिला तीरंदाज खिलाड़ी जो विश्व कप स्टेज O3 में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 महिला
तीरंदाज बन गई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपिका कुमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे लगाएंगे। भारत की चर्चित खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने विश्व कप स्टेज 3 में स्पर्धा 6.0 से जीतकर गोल्ड मेडल की हैट्रिक के साथ यह रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ जारी विश्व रैंकिंग में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को हाल ही में किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया? तो इन्हें हाल ही में बनाया गया है कर्नाटक राज्य का गवर्नर। ठीक है, थावर चंद गहलोत, आप इनसे परिचित होंगे। ये मोदी सरकार की जब अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। वर्तमान में नहीं है, अब वर्तमान में क्या है? गवर्नर है कर्नाटक के। क्लियर। जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इसको लगाएंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपको याद रखना है कौन बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है, सहकारिता मंत्रालय नामक नया मंत्रालय बनाया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल मंत्रालय मोदी सरकार के द्वारा कब फॉर्म किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया, जिसका शीर्षक क्या है? तो आपको उत्तर होगा, थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप नोट करेंगे मोहित चौहान ने टोक्यो ओलंपिक के थीम सॉन्ग को तैयार किया था। ये एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहुंच गई हैं? तो इनका नाम है मिताली राज। आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक कप्तान है और हाल ही में इन्हें आईसीसी महिला क्रिकेट टीम में पहला स्थान दिया गया है रैंकिंग में। ठीक है, किस रैंकिंग में? वनडे रैंकिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियान को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? तो आप जानते हैं कहाँ पर अमेरिकी सैनिक तैनात थे, तो आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान में। और जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने अपने प्रभावी ढंग से अपने सैन्य अभियान को समाप्त किया अफगानिस्तान से, तुरंत ही वहाँ पर तालिबानों का कब्जा हो गया। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, सितंबर की ही, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ इसके साथ आपको याद रखना, म्यांमार में सैनिक तख्तापलट हुआ था, जबकि यहाँ पर आतंकवादियों ने सरकार बना ली। क्लियर। हाल ही में भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ याद रखेंगे इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो नोट करेंगे, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है GM सार्गेई कार्जिकिन का। किसका? GM सार्गेई कार्जिकिन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? अभिमन्यु मिश्रा ने। और इनका रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले बात करेंगे इकोसिस्टम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। भारत को टॉप 20 में स्थान मिला है। भारत का स्थान 20वां है। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, 2022 का महिला फुटबॉल एशियाई कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन करेगा प्यारा भारत। प्यारे भारत में 2022 में महिला फुटबॉल एशियाई कप का आयोजन किया जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो भारतीय पासपोर्ट का 2021 के इंडेक्स में कौन सा स्थान है? आपका उत्तर होगा 90वां इसका स्थान है। 90th प्लेस पर भारत को रखा गया है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? जापान है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कुल मिलाकर 116 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। अंतिम स्थान यानी अंतिम 116 जो रैंक है वह अफगानिस्तान की है। भारत का स्थान आपको याद रखना है, कितना है? 90 है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की है? तो इनका नाम है विद्या बालन। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, विद्या बालन ने इस वर्ष कश्मीर में आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था और इसी के सम्मान में सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रख दिया है विद्या बालन फायरिंग रेंज।
अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद किसे नया शिक्षा मंत्री बनाया गया? तो ये आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कौन बने हैं नए शिक्षा मंत्री? ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। आप जानते हैं हाल ही में जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक परिवर्तन किया गया था, कई मंत्री में फेरबदल की गई थी। तो सभी को आपको जो महत्वपूर्ण है खासकर उन्हें ज़रूर देख लेना है, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो बस आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं वे धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रमेश पोखरियाल निशंक का। ठीक है, किसका स्थान लिया है? रमेश पोखरियाल निशंक का इन्होंने स्थान लिया है। धर्मेंद्र प्रधान इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री थे और अब क्या बन गए हैं? अब ये बन गए हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पी साईनाथ। इन्हें आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को कवर किया गया है, इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। बस आप याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि जो 2021 का फुकुओका पुरस्कार है वो पी साईनाथ ने जीता है। ठीक है, ये किसके संस्थापक हैं? ये संस्थापक हैं भारत में पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो आप जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है किसको द्वारा दिया गया है? जापान सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको देने का उद्देश्य क्या है कि एशिया में किस प्रकार से विविधतापूर्ण तरीके से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से संस्कृति को सहेजा गया है, समेटा गया है, उसको प्रोत्साहित किया गया है। और इसी योगदान के लिए पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है जापान सरकार द्वारा फुकुओका पुरस्कार 2021 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नए जो पुलिस महानिदेशक हैं वे कौन बन गए हैं? उनका नाम है मुकुल गोयल। ठीक है, क्लियर हो गया? ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई थी? इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। जैकब जुमा काफ़ी चर्चा में रहे, आपको पता होगा ऑलरेडी। दक्षिण अफ्रीका के ये राष्ट्रपति थे जिनको 15 माह की जेल मिली है। किस कारण? अदालत की अवमानना करने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। ठीक है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक तथा IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, इन्हें शामिल किया गया है विश्व बैंक तथा IMF द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य इन्हें बनाया गया है। ठीक है, इस समूह के गठन का मूल उद्देश्य कोरोना काल के दौरान सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना, किस प्रकार से उसे उभारा जाए, इसके संबंध में नए नए मेजर्स को अपनाने के लिए ही इस समूह का गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें किसको शामिल किया गया है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया को। भारत से, विश्व के अन्य देशों से भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है, भारत से इन्हीं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून को, जिस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो आपका उत्तर होगा M योगा ऐप। ठीक है, भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया। तो ये एग्जाम में आएगा कि किसके साथ मिलकर तैयार किया? तो आपका उत्तर होगा WHO के साथ मिलकर M योगा ऐप को लॉन्च किया गया। किस दिन लॉन्च किया गया ये भी आपको याद रखना है, साथ में किसने लॉन्च किया ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो सबसे योग्य रहने योग्य जो शहर है भारत का वह बताया गया है इस रैंकिंग में किसको? आपका उत्तर होगा बेंगलुरु को। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आपका उत्तर होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज ATM हरियाणा के किस शहर में खोला गया? तो ये कहाँ पर खोला गया? देश का पहला ग्रेन ATM। ठीक है, ग्रेन ATM खोला गया आपके गुरुग्राम में। इस मशीन में एक बार में 70 kg अनाज निकलता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, स्थानीय लोगों ने इस अनाज ATM में चोरी वगैरह की, मशीन को तोड़ा फोड़ा। ठीक है, तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को शायद
एंजॉय करने के लिए बने ही नहीं है, तभी इस प्रकार की धूर्त घटनाएं होती हैं। तो आपको याद रखना है, देश का पहला जो ग्रेन एटीएम है इसे कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको जैसा बताया गया कि एक बार में ये 70 kg अनाज निकाल सकता है। दूसरा प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2021 लंदन में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता के विषय में दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला दे रखा है, विंबलडन का एकल पुरुष खिताब राफेल नडाल ने जीता। दूसरा है, विंबलडन एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता। तीसरा है आपका ऑप्शन सी, विंबलडन का पुरुष युगल मेट पावेक निकोल मैक्टिक ने जीता। चौथा कह रहा है, भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने अमेरिका के ही विक्टर लेलेव को पराजित कर जूनियर ग्रैंड स्लैम के एकल वर्ग का खिताब जीता। तो एक्चुअली जो पहला आपका इसमें स्टेटमेंट है वही गड़बड़ है। खिताब राफेल नडाल ने नहीं बल्कि किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। और 6वीं बार इन्होंने विंबलडन का यह जो एकल पुरुष खिताब है यह जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो आपका पहला सही नहीं है, बाकी आपको सारे याद रखने हैं। सारे ही जो इसमें ऑप्शंस हैं बी सी डी ये अपने आप में एक प्रकार के करंट अफेयर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने योग्य है वह है आपका डी, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने अमेरिका के ही विक्टर लेलेव को पराजित करके जूनियर ग्रैंड स्लैम के एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो ये आपको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। साथ में याद रखेंगे विंबलडन 2021 जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लंदन में किया गया। इसके विजेता कौन रहे एकल पुरुष में? तो आपका उत्तर होगा नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीता? तो इसके विजेता कौन रहे कोपा अमेरिका 2021 के? तो इसके विजेता रहे अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना विजेता रहा, इसने ब्राजील को हराया। जून 2021 को कोयला मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ में करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो इसमें पहले स्थान पर रखा गया है छत्तीसगढ़ को, ठीक है, कोयला उत्पादन के मामले में। दूसरा स्थान उड़ीसा का है और तीसरा स्थान किसका है? आपका याद रखेंगे मध्य प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला है। खाड़ी के किसी भी देश द्वारा यह इजराइल में खोला गया पहला दूतावास है। तो याद रखना है किसने खोला है? आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउवा। ये नेपाल की 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। इन्हें नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा शपथ दिलाई गई। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2026 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए यूरो कप 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का खिताब दिया गया? आपको बताना है किस खिलाड़ी को यूरो कप 2020 में गोल्डन बूट का खिताब दिया गया। तो आपका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरो कप 2020 में सर्वाधिक गोल करने के लिए ही गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया जाता है गोल्डन बूट? जो सर्वाधिक गोल करता है। सर्वाधिक इन्होंने 5 गोल किए और इसीलिए इन्हें गोल्डन बूट खिताब से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर अजय कुमार ने इसका प्रतिनिधित्व किया। मास्को सम्मेलन का यह 9वां मास्को सम्मेलन था जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? रशिया में हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। इस आयोजन में भारत का, जैसे मैंने आपको बताया, रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं वर्तमान में, और इन्हीं ने प्रतिनिधित्व किया इस सम्मेलन का। अगला प्रश्न है, सम्मेलन का नहीं मतलब भारत का प्रतिनिधित्व किया इस सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, ट्विटर में भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर का शिकायत अधिकारी पूछा गया है, भारत में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा विनय प्रकाश को, ठीक है। विनय प्रकाश को ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला देश कौन बन गया है? ठीक है,
तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? अमेरिका है। दूसरा स्थान चाइना का है, ठीक है। तीसरा स्थान हांगकांग का है और चौथा स्थान सिंगापुर का है। प्यारे भारत का स्थान इस मामले में 5वें नंबर पर है। तो प्रश्न एक्चुअली यही पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है एफडीआई हासिल करने के मामले में। तो आपका उत्तर होगा 5वां स्थान है भारत का। शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर चाइना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सहकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है? तो ये 2 बैंक कौन सी हैं? याद रखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों की 51% हिस्सेदारी बेची जाएगी, ठीक है। यानी ये प्राइवेट एंटिटीज़ हो जाएंगी। आप जानते हैं जिनके पास भी 51% शेयर होता है वही जो है इसके ओनर हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये क्या हो जाएगी? प्राइवेटाइज हो जाएगी और इसके ओनर जो हैं वो प्राइवेट एंटिटीज़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2021 में होने वाली T20 विश्व कप को भारत से स्थानांतरित करके कहाँ कराने का फैसला लिया गया है? तो T20 विश्व कप कराया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि भारत की जगह जो T20 विश्व कप है इसे यूएई संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाए। हाल ही में ईरान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम राईसी। कौन बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति? तो आपका आंसर होगा इब्राहिम राईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? आपका उत्तर होगा, देश का नाम है चाइना, जिसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। घोषित कौन करता है? WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन घोषित करता है। और 2016 में इस तरह के टैग को पाने वाला जो पहला एशियाई देश था वह कौन था? आपका उत्तर होगा श्रीलंका था, ठीक है। और अब ये जो चाइना है ये दूसरा ऐसा देश बन गया है एशिया से जिसे ये टैग मिला है, ये मलेरिया मुक्त हो गया है, मलेरिया फ्री कंट्री हो गया है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है, जैसा आपको बताया गया, एशिया का पहला मलेरिया मुक्त देश कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका और ये पहला था, चाइना दूसरा है। दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, शहर में हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के कारण ये सुर्खियों में रहा है? तो आप जानते हैं यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन की SCO की बैठक थी, इसी कारण ये चर्चा में रहा, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका उत्तर होगा विदेश मंत्री S जयशंकर ने। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया? तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑक्सीजन कमी को दूर करना, ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करना, साथ में मेडिकल से संबंधित जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, उनकी आपूर्ति किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसीलिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल होने के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों के दल को भेजा गया था? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका क्या उत्तर होगा? 119 खिलाड़ियों को भेजा गया था, ठीक है। कोरोना के बीच में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कराया गया, तो आपको याद रखना है कितने खिलाड़ियों को भेजा गया है। तो 119 इसमें खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ जो दल था वो टोटल कितने लोग का था? तो उसमें कोच होते हैं, कुछ हेल्पर होते हैं, तो जो टोटल दल था वह था 228 लोगों का, ठीक है, 228 लोगों का, जिसमें 119 खिलाड़ी थे। इतने लोगों के दलों को कहाँ पर भेजा गया? टोक्यो ओलंपिक में भेजा गया था। इसके साथ याद रखना है भारत ने 18 खेल स्पर्धाओं में ही हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने वुडसैट नाम से दुनिया का पहला नैनो उपग्रह लॉन्च किया है? तो वुडसैट नामक नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है यूरोपीय एजेंसी के द्वारा, और इस तरह का उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का यह पहला देश है, ठीक है। इसे नाम दिया गया है वीज़ा वुडसैट, ठीक है। अगला प्रश्न है, फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ठीक है। इनके आप जानते हैं ये बाल अधिकारों के काम करने वाले भारत के क्या विश्व के सबसे प्रसिद्ध भारतीय समाज के कार्यकर्ताओं में से एक है, और इन्हीं ने शुरू किया फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान, ठीक है। इसका सिंपल सा उद्देश्य है बाल श्रम को खत्म करना, और बाल श्रम को खत्म करने का उद्देश्य इनके द्वारा रखा गया है वर्ष 2023 तक। इन सब बारीकियों को जो बताई जा रही हैं प्रश्न के अलावा, उनको आपको याद रखना है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले बशर असद
किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो आपको बताना है बशर असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका उत्तर होगा सीरिया के। ठीक है, ग्रह युद्ध से प्रभावित एवं अशांत देश सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बशर असद को चुना गया है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों द्वारा सीरिया पर आप जानते हैं कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, और इस देश की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर जो लगातार युद्ध चल रहे हैं इसके कारण सीरिया से लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ से क्या किया है? पलायन किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशील प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसको आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशील प्रोजेक्ट कहां पर लगाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, कौन स्थापित करेगा? एनटीपीसी इसको स्थापित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया डेविड डियोप को। इसी अवार्ड को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो मैन बुकर पूछा जाए या इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जाए, आपका उत्तर क्या होगा? डेविड डियोप ही होगा। ठीक है, ये फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनके उपन्यास का नाम है और इसी उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये है केरला, इसको रखा गया है पहले स्थान पर। इसने कुल मिलाकर 100 में से 75 अंकों को प्राप्त किया और इसके साथ ही केरल पहले स्थान पर आ गया एसडीजी भारत सूचकांक में, जबकि 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। अंतिम पायदान पर बिहार को रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ इनका नाम है और वर्तमान में इन्हीं के बेटे हैं प्रविंद जगन्नाथ, जो वर्तमान में क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और बात करें मॉरिशस की राजधानी की तो आप जानते हैं पोर्ट लुइस क्या है? यहाँ की राजधानी है। हालांकि ये भी याद रखेंगे, ये ना केवल मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे बल्कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बात कर रहे हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ की। टीएस कालियानन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध किससे है? टीएस कालियानन का। तो आपका आंसर होगा संविधान सभा से। ये 100% एग्जाम में आएगा क्योंकि ये अंतिम जीवित सदस्य थे जो कि संविधान सभा में शामिल थे। ठीक है, टीएस कालियानन तमिलनाडु के मूलतः निवासी थे और संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसे सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आपका आंसर होगा झारखंड को। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे देख के लगता नहीं है कि झारखंड को पहला स्थान स्मार्ट सिटी मिशन योजना में मिल सकता है। यहाँ पर पहले स्थान का मतलब है सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया। ठीक है, यानी क्रियान्वयन के मामले में सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया, सबसे ज़्यादा अच्छा क्रियान्वयन किस राज्य का रहा? तो आपका उत्तर होगा झारखंड का। दूसरा स्थान इस मामले में राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस नागरिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है शंकर घोष, जिन्हें चुना गया अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए। ठीक है, ये जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और ये चुने गए हैं। ठीक है, ये भारत के पहले ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें चुना गया है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए। तो इनका नाम याद रखना है आपको, शंकर घोष का। अगला प्रश्न है, साहिब अब्दुल्ला को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो किस देश के विदेश मंत्री हैं? ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री। ठीक है, नाम क्या है? साहिब अब्दुल्ला। इसके साथ याद रखेंगे साहिब अब्दुल्ला का जो कार्यकाल है वो 2021 से लेकर 2022 तक रहेगा। इस पीडीएफ में साहिब लिखा है, यहाँ पर आप करके करेक्ट कर लेंगे, शाहिद होगा। ठीक है, क्या होगा? शाहिद होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर जी का निधन हुआ था, इसी कारण के सम्मान पर इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलबीर सिंह सीनियर का अपना अलग महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए ये इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। किस संस्था ने 2DG के आपातकालीन उपयोग की कोविड-19 से गंभीर बीमारियों के उदार चिकित्सा के रूप में अनुमोदित किया है? तो आपका उत्तर होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI ही अनुमोदित करता है, वही परमिशन देता है। तो बस आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रहेगा। ठीक है, कोई भी वैक्सीन अगर पूछी जाए, ठीक है, किसी भी इलाज के लिए कोई दवा पूछी जाए, मेडिसिन पूछी जाए, तो आप हमेशा आंसर करेंगे DCGI, क्योंकि यही जो है चिकित्सा के लिए जो विभिन्न मेजर्स हैं उनकी मंजूरी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविक। ये विजेता रहे किसके? फ्रेंच ओपन 2021 के। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया ग्रीक के स्टेफेनोस सितपिदास को। लिख देते हैं एक बार, इनका नाम क्या है? स्टेफानोस सितसिपास। ठीक है, कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं ये। इनको हराया है किसने? नोवाक जोकोविक ने, और इन्होंने इनको हराकर फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी, ये इंपॉर्टेंट है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है भारत सुदर्शन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सुदर्शन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये किताब मुख्य रूप से सुरेश रैना के जीवन पर आधारित है। तो अगर योगदान में पूछा जाए तो लिखने में दोनों का योगदान है, भारत सुदर्शन का भी और सुरेश रैना का भी। तो अगर विकल्प में दोनों मिलते हैं तो आप दोनों टिक करेंगे। अगर केवल भरत का नाम मिलेगा तो केवल भरत टिक करेंगे, और सुरेश का मिलेगा तो सुरेश केवल आप टिक करेंगे। ठीक है, इस पुस्तक में सुरेश रैना के क्रिकेट करियर के विभिन्न पक्षों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ हाल ही में दिलाई गई? तो आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज शायद फिर से इसके मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। फिलहाल अभी आप याद रखेंगे, जस्टिस संजय यादव हाईकोर्ट के नए मुख्याधीश बने हैं। इजराइल का आयरन डोम किसने बनाया है? अभी आपने देखा होगा इजराइल का आयरन डोम काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, इसने एक प्रकार से एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया। जो ड्रोन के माध्यम से हमले हो रहे थे, मिसाइल के माध्यम से जो हमले हो रहे थे, उससे इजराइल की रक्षा हुई। इस आयरन डोम को बनाया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसके साथ इसमें जो इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है उसने भी मदद करी है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो आपका उत्तर होगा हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, और ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा में सबसे अधिक वृद्धि हुई, और शिक्षा के बाद रेस्तरां में, यानी जो आप होटल वगैरह रेस्टोरेंट जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उपभोग में। नेक्स्ट है आपका, LAC पर तैनात किए गए भारत को किस इजरायली ड्रोन को लीज पर दिया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा हेरॉन TP को। हेरॉन TP को LAC पर तैनात करने के लिए भारत को ये ड्रोन इजराइल के द्वारा लीज पर दिया गया है। ठीक है, रक्षा के संदर्भ में वज्र क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो ये क्या है वज्र? ये है अपतटीय गश्ती पोत। वज्र एक OPV है, ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है। ठीक है, जिसे औपचारिक रूप से हाल ही में सेना में कमीशन किया गया है। इसे स्वदेशी रूप से, इंडिजिनस रूप से लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह 7 अपतटीय गश्ती जहाजों में छठा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का पहला मास्क मुक्त देश यानी मास्क फ्री देश कौन सा बन गया है? तो मास्क फ्री देश कौन बना है? आपका आंसर होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल देश विश्व का पहला मास्क फ्री देश बन गया। और आपको बता दें, ऐसे ही इन्होंने नहीं बोल दिया कि आपको मास्क नहीं लगाना है, यहाँ पे 100% पूरे देश का वैक्सीनेशन टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, और
संपूर्ण टीकाकरण के बाद ही इजराइल के द्वारा यह कदम उठाया गया है। हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच किया गया। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वज्र प्रहार की, तो आप जानते हैं किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलो में अमेरिकी विशेष सुरक्षा बलों और भारतीय जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है, यह इसका 11वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान कर रही है। तो ये आप जानते होंगे बहुत चर्चा में रही, लॉकडाउन में ही इस योजना को शुरू किया गया था। इसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, क्या नाम है, पीएम स्वनिधि योजना इसका नाम है। इसके द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं खासकर शहरी क्षेत्रों के, उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत संस्थान के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो यहाँ पर बचत लिखा है, यहाँ पर होगा बचत। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने लघु बचत योजनाओं में सबसे अधिक योगदान दिया है और डाकघरों और बैंकों में जमा राशि में इसकी 15% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी बैंकों में जो जमा राशि है उसमें जितना पूरे देश का हिस्सेदारी है उसमें से 15% केवल पश्चिम बंगाल की है। तो आपको याद रखना है, डेटा रिलीज़ किया गया है नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। बाराकाय परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, आपका उत्तर होगा यूएई में। ठीक है, कहाँ पर, यूएई में ये बाराकाय परमाणु संयंत्र चर्चा में है। ठीक है, सॉरी स्थित है, और ये कहाँ पर है, यूएई में। तो आपका आंसर होगा अबू धाबी में। इसका हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश में आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया गया है। बात कर रहे हैं यहाँ पर आईएनएस सर्वेक्षक की, तो कहाँ पर तैयार किया गया है, मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर है नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा में 4 पुरस्कार जीते हैं। क्लो झाओ केवल दूसरी और पहली अश्वेत महिला बनी है जिन्होंने फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लो झाओ का नाम याद रखना है। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार जो जीतने वाली दुनिया की ये दूसरी महिला हैं और अश्वेत महिलाओं में ये पहली महिला हैं। फिल्म है इनकी नोमैडलैंड। अगला है स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन जिसे भारतीय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा मंजूरी दी गई, किस देश के द्वारा स्पुतनिक वी को लॉन्च किया गया था। तो ये विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन थी जिसको लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा। ठीक है, और हाल ही में भारत में इसके प्रयोग की मंजूरी दी गई। मंजूरी कौन देता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोह समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते के एक और वर्ष को बढ़ा दिया है। तो आपका आंसर होगा नागालैंड ने। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, समझौते को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, वर्ष 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लगाने वाला पहला दुनिया का देश कौन सा है। तो इसका नाम है, इस देश का नाम है न्यूजीलैंड जिसने जलवायु परिवर्तन कानून लाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम क्या है, न्यूजीलैंड। एक्चुअली इस कानून के तहत जो बैंक है, बीमा करता है, निवेश प्रबंधक हैं, वे अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट हर साल न्यूजीलैंड की सरकार को सौंपेंगे। ठीक है, यानी जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं वे बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दिया, परिवर्तन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और किस प्रकार से वो अपने ऑफिस का संचालन कर रहे हैं जिसके कारण कम से कम एमिशन हो। तो इस तरह के कानून को लाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट देना अनिवार्य किया है। तो ये देश कौन सा है,
ये देश है आपका न्यूजीलैंड। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, किस प्रकार से प्रश्न दूसरी तरीके से फॉर्म हो सकता है, इसीलिए एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से यहाँ पर संकलित किया गया है ताकि आप समझ पाएँ। नेक्स्ट है आपका, पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहेंगी और ये एग्जाम में आएंगी भी। इनका नाम नेत्रा कुमानन है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया था, ठीक है, और ये भारत की पहली ऐसी महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक्स में जो है क्वालिफाई किया। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये कोई भी मेडल जीतने में सक्षम नहीं रही, लेकिन अपने आप में टोक्यो ओलंपिक के लिए या ओलंपिक के लिए, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक नहीं, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक तो इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर ओलंपिक का आयोजन हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी NHRC के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है HL दत्तू का। अगला प्रश्न है, भारत में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया था, सबसे पहले रखा गया था इसका नाम कप्पा। बाद में से डेल्टा वेरिएंट का भी नाम दिया गया, तो आपका आंसर होगा A और B दोनों, ठीक है। नाम कौन रखता है? तो WHO। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने इसे करंट अफेयर्स में कवर भी किया है, तो इसे आपको याद रखना है। इसको किसके द्वारा पेश किया गया, तैयार किया गया? दुनिया का पहला ये लिक्विड यूरिया है, ठीक है, नैनो लिक्विड यूरिया है। तो आपका आंसर होगा इफ्को। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 500 ml में नैनो यूरिया पेश किया गया, यानी एक पूरी बोतल को आप आधा लीटर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान होगा, साथ में अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो इसके दाम में भी गिरावट आएगी, ठीक है। इससे किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। आपको याद रखना है, यानी सीधे 50 किलो की जो बोरी है वो सीधे 500 ml के लिक्विड में बदल जाएगी, उसका प्रभाव उतना ही रहेगा। आगे बात करें, हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को समाप्त करके 3 बच्चों की नीति की अनुमति दी है? तो ये देश आप जानते हैं कौन है? चाइना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इसने एक बच्चे की जो नीति थी, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इसे किस वर्ष शुरू किया था? ये ऑलरेडी टेलीग्राम में एक बार बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बन गए हैं? तो ये हैं संजय दत्त, जो कि बन गए हैं गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कलाकार। हाल ही में किसे दिया गया है? एक खिलाड़ी को भी दिया गया है, ठीक है, नाम उनका याद नहीं आ रहा है। मिल्खा सिंह के बेटे हैं, नाम है उनका जीव मिल्खा सिंह। हाँ, उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह, कहीं कहीं पे जीवा भी लिखा हुआ है तो आप देख लेना, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह उनका नाम है, जिन्हें ये पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन वीजा प्राप्त किया है। तो ये आपको याद रखना है, गोल्डन वीजा संयुक्त अरब अमीरात देता है। तो कलाकारों में संजय दत्त हैं और एथलीट में पहले हैं जीव मिल्खा सिंह के बेटे। तो आप इनको ज़रूर याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीव मिल्खा का नाम संजय दत्त से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उनको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु किस भारतीय मंत्री को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो योगदान दिया है, ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में अपने देश में, इसीलिए इन्हें WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, फॉर्चून द्वारा जारी कोविड-19 को कंट्रोल करने की सूची में शीर्ष पर रहने वाली जेसिका अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं आपकी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, ठीक है। और कोविड-19 कंट्रोल करने की सूची में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत से कोई शामिल नहीं है, भारत से भी इस सूची में टॉप 10 में शामिल हैं। कौन? हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अडार पूनावाला को भी टॉप 10 में की सूची में शामिल किया गया है। पहले स्थान पर जेसिका अर्डन को रखा गया है, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है शकुंतला थिलस्टेड। खूब चर्चा में थी, खूब न्यूज़ में थी, तो आप ऑलरेडी इनसे परिचित होंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के जल के पास जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जो छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं उनमें इन्होंने रिसर्च को प्रमोट किया और उन्होंने बोला अगर इनको हम बड़े स्तर पर इनको पैदा करते हैं तो ये जो न्यूट्रिशनल फूड की कमी देखी जाती है विकासशील देशों में, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसीलिए सम्मानित किया गया शकुंतला थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से, जिसे खाद्य एवं कृषि क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पासिक्स युद्धाभ्यास किया है? तो पासिक्स अभ्यास किसके साथ किया गया है? ठीक है, PASSEX। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे पासिक्स एक्सरसाइज। ये की गई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, कहाँ पर की गई? तो ये की गई दक्षिण अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पर की गई है? दक्षिण अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा चीन का अनियंत्रित रॉकेट किस महासागर में गिरा? तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऐसा लग रहा था कि जिस भी शहर में ये गिरेगा उस शहर की तबाही निश्चित है, लेकिन शुक्र मनाइए, ठीक है, कि ये कहाँ पर गिरा? ये गिरा महासागर में, हिंद महासागर में। ठीक है, ये चीन का अनियंत्रित रॉकेट था जो कहाँ पर गिरा? याद रखेंगे, हिंद महासागर में, बिल्कुल मालदीव के पास गिरा था। नेक्स्ट है, किस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को जीता है? किस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को जानता है? तो आप जानते हैं ये है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। तो ये से तो आप ऑलरेडी परिचित है। ठीक है, 294 सीटों में 210 सीटें इन्होंने जीती थी और तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में चुना गया है? बोर्ड के लिए चुना गया है। तो ये इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है RS सोडी। इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। हाल ही में जापान के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था एशिया के सबसे अच्छे प्रोड्यूसर के रूप में। ठीक है, दुग्ध क्षेत्र में जो इन्होंने बढ़ोतरी की लिए, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया था जापान सरकार के द्वारा भी, और इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड का मेंबर भी चुना गया है। RS सोडी आप जानते हैं अमूल के क्या हैं? प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सत्यजीत रे की पुस्तक सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज, ये पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? बंगाली से। तो आपका आंसर होगा इंद्राणी मजूमदार ने। ठीक है, नाम क्या है? अनदर डजन स्टोरी। ठीक है, ये किताब किसकी है? किताब है सत्यजीत रे की, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है इंद्राणी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, और हाल ही में इनकी 100वीं जयंती थी और उसी समय पर इस पुस्तक को इंद्राणी मजूमदार के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया? इसका प्रमोशन किया गया, इसको जारी किया गया। इसके साथ एक मज़े की बात यह है कि इस पुस्तक की जो शुरुआत के पेजेस हैं, जो शुरुआती आगे का भाग है, इसे जो एक्ट्रेस हैं शर्मिला टैगोर, उनके द्वारा लिखा गया है। तो अगर पूछा जाए शर्मिला टैगोर भी ऑप्शन में दिया हो तो आप वो भी टिक करेंगे। ठीक है, साथ में इंद्राणी मजूमदार तो याद रखेंगे ही। इन्होंने पूरी किताब का अनुवाद किया है और शुरुआत के भाग को अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को फेसबुक से प्रतिबंधित किया गया? तो फेसबुक से किसे प्रतिबंधित किया गया था? ये कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे। ट्विटर से भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 2027 तक कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा? तो ये कौन सा देश है सर्वाधिक आबादी वाला देश? तो ये कोई और नहीं, ये है हमारा भारत। ये 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। ये संयुक्त राष्ट्र की 2019 की रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चाइना को हम 2027 में ही पार कर जाएंगे और वर्तमान सदी के सबसे बड़े क्या रहेंगे? हम आबादी वाले देश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित देशों के संगठन G7 की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन में। अब जानते हैं G7 में कौन कौन से देश आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, सबसे पावरफुल देश है, वो इसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपका उत्तर होगा इजराइल के।
आप जानते हैं 12 वर्ष का लंबा कार्यकाल रहा बेंजामिन नेतन्याहू का, और नेतन्याहू के बाद अब बहुत 12 साल बाद जो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं नफ्ताली बेनेट। तो इनका नाम याद रखेंगे। चक्रवाती तूफान तौकते निम्न में से किसके द्वारा ये नाम तौकते रखा गया है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर होगा तौकते नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। और तौकते का मतलब होता है एक बड़ी मछली, वोकल मछली, ठीक है। नाम मतलब होता है तौकते शब्द का, तो आपको इसको याद रखना है। आंसर क्या होगा आपका? म्यांमार। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में भारत की किस परियोजना की सराहना की है, किसकी प्रशंसा की है? तो ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सराहना की गई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। यूएनडीपी के अनुसार भारत के जिन जिलों को किस कार्यक्रम के लिए चुना गया है, किस कार्यक्रम के लिए कितनी सुरक्षा मेजर्स को अपनाया जाए, किस तरह से विकास को किया जाए, किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, ठीक है, अन्य बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनमें किस प्रकार से तेज़ी से बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम सबसे अच्छा कार्यक्रम है, ये कहा गया यूएनडीपी के द्वारा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली इंडिया मेजा का संबंध किस देश से है? किस देश से है ये? तो ये है मैक्सिको की। किस देश की है? मैक्सिको की है। दूसरे स्थान पर कौन रही? ब्राज़ील की जूलिया गाया रही। तो याद रखेंगे दूसरे नंबर पर कौन रही? तो आपका उत्तर होगा ब्राज़ील की जूलिया गाया, ठीक है। पहले स्थान पर कौन रही? विजेता कौन रही? इंडिया मेजा, जो कहाँ की है? मैक्सिको की है। नेक्स्ट है आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आपका कोविसेल्फ। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोविसेल्फ आपको याद रखना है। इसके माध्यम से आप घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं कोरोना का। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट एल्डर लाइन योजना की तारीफ की, उसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश की योजना है पहली बात प्रोजेक्ट एल्डर लाइन, तो आप समझ सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हाल ही में तारीफ की गई। एल्डर से आप समझ सकते हैं किसके लिए? बुजुर्गों के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 14 मई से कोरोना काल के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रोजेक्ट एल्डर लाइन की शुरुआत की थी। इसके लिए यूपी सरकार ने 14567 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है 14567, ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य तथा बीमारी की जानकारी दी जाएगी और उनको निःशुल्क सुविधा, उनके दवाइयाँ निःशुल्क सुविधा, अन्य जो ज़रूरी सुविधा है वो उनके घर तक उपलब्ध करानी थी। यही योजना है प्रोजेक्ट एल्डर, और इसी की तारीफ की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। मनुष्यों में प्रसारित म्यूकोरमिकोसिस किसके माध्यम से होता है? तो म्यूकोरमिकोसिस मुख्य रूप से फैलता है रक्त से। अगर आपको इस तरह की बीमारी संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाएगा तो आप भी किससे? म्यूकोरमिकोसिस से प्रभावित हो सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके साथ ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये अंग फेफड़े को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ब्लैक फंगस मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सफ़ेद फंगस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर बात हो रही है वाइट फंगस की। तो वाइट फंगस केवल फेफड़े को नहीं बल्कि किडनी को, नाखून को, त्वचा को, सभी को प्रभावित करता है। तो आप याद रखेंगे आँखों में भी इसमें एक प्रकार की झिल्ली जम जाती है, तो ये आपको याद रखना है। वाइट फंगस प्रभावित करता है सभी अंगों को, जबकि जो ब्लैक फंगस है, जो ये जो भी लिखा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, ये मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। मुझसे नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे लगातार 5वें वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहा। डेनमार्क इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा। बात हो रही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। आज का आखिरी प्रश्न है चीन का आर्टिफिशियल सूर किसे कहा जाता है? तो चीन का आर्टिफिशियल सूर कहा जाता है परमाणु रिएक्टर को, ठीक है, याद रहेगा। चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टेकामक को चीन का आर्टिफिशियल
सूर्य कहा जाता है। तो याद रखेंगे नाम क्या है, टोकामक। ठीक है, ये सुपर कंडक्टिंग टोकामक एक प्रकार का आर्टिफिशियल सन है। ठीक है, ये क्या है, ये है परमाणु रिएक्टर। तो ये आज के हमने जो इस सीरीज़ के 100 सबसे अच्छे करंट अफेयर्स थे उन्हें पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन बाद आएगा। आप चैनल से जुड़े रहें। इसके साथ यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें सारी डिटेल दी जाएगी कि आप कैसे टेलीग्राम चैनल को प्राप्त कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।